सो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। पिछली दो वीडियो में हमने साइंस का चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला। तो इसमें हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओके, तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस एक्सप्लेनेशन हिंदी में नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो चलिए एक्सरसाइजेस देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो क्वेश्चन 1 है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम पीट करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जिंक। देखिए, जिंक है इसका आंसर। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। ऑल बी देखते हैं, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। सब नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो किसका आंसर है सी। जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मर्क्यूरी होता है वो भी एक मेटल होता है, लेकिन वो एक लिक्विड मेटल होता है। ओके, तो लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होता है और वो रूम टेम्परेचर में पाया जाता है, लेकिन और हम उसे वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इसका आंसर है सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज़ वेरी डैश नॉन मेटल। तो इसका आंसर होगा रिएक्टिव। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश मेटल्स आर। फर्स्ट डैश में होगा गुड और सेकंड डैश में होगा इलेक्ट्रिसिटी। सी देखते हैं, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसका आंसर होगा मोर। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो इसका आंसर है फॉल्स। जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना कि नॉन मेटल्स। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। तो यह है ट्रू। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये होगा फॉल्स। ओके, तो ये नेक्स्ट है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो नहीं, क्योंकि कोल एक नॉन मेटल है, इसीलिए उसे हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हैं और हमें उनका मेटल या फिर नॉन मेटल बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, जो मेटल्स होते हैं उनकी अपीयरेंस होती है लस्ट्रस, और जबकि नॉन मेटल्स की होती है डल। और हार्डनेस में मेटल्स होते हैं हार्ड, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होते। और मेलिएबिलिटी में मेटल्स मेलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स नहीं होते। डक्टिलिटी में भी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होते। और हीट कंडक्शन और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं आगे। गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनके रीजंस देने हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स जो होती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स, उसको हम फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं उसका हमें रीज़न देना है। तो देखते हैं आंसर। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ हाईली मेलिएबल। इट कैन बी वीटन इनटू शीट्स, मोर ओवर इट डजंट रिएक्ट विद फूड। तो इसका हमें यहाँ पे रीज़न ये दिया गया है कि ये एल्यूमिनियम होता है ना, वो इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि सिर्फ एक यही है ऐसा जो इसको हम बीट करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता। रिटर्न नेक्स्ट, immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances। तो देखते हैं, metals are good conductors of heat and electricity, therefore immersion rods for
हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। ओके, तो ये इसका आंसर। अब देखते हैं सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखते हैं इसका रीज़न, द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज़ हाइयर देन कॉपर। तो जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। ओनली अ मेटल ऑफ हाइयर रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस अ मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें रीज़न ये दिया गया है कि जो ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला मेटल होता है सिर्फ वही उसे डिस्प्लेस कर सकता है लोअर रिएक्टिविटी मेटल से। ओके, तो ये इसका रीज़न। देखते हैं डी, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो सोडियम का इसका ये रीज़न दिया गया है कि सोडियम और पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे कैन कैच फायर इवन व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। सो इसीलिए उन्हें हम केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और अगर इन्हें हम फायर में एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये आग तक पकड़ सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें केरोसिन में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। इसका आंसर है कि क्या हम, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो नींबू का अचार होता है हम उसे किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं। तो हमें इस आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देखते हैं, नो वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। द पिकल विच इज़ एसिडिक इन नेचर कैन बी स्पॉइल्ड। हाँ, तो इसका हमें ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो नींबू का जो अचार होता है ना वो एक एसिडिक होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, और एल्यूमिनियम एक मेटल है। तो मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ बहुत तेज़ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और फिर जो अचार होगा ना वो सड़ जाएगा, इसीलिए हम उन्हें नहीं रखते एल्यूमिनियम के किसी भी कंटेनर में या फिर यूटेंसिल्स में। क्वेश्चन 8 देखते हैं, इन द फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंसेस आर गिवन इन कॉलम 1, इन कॉलम 2 सम यूजेस आर गिवन। ओके, तो हम इनको मैच करना है। तो फर्स्ट है गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, आयरन से मशीनरीज, एल्यूमिनियम यूज़ होता है रैपिंग करने के लिए फूड को, कार्बन फ्यूल के रूप में, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स में यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए है डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। जो डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड होता है अगर हम उसे कॉपर के प्लेट में डालते हैं तो क्या होता है। तो इसका आंसर देखते हैं, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, कॉपर रिएक्ट्स विद सल्फ्रिक टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो जो कॉपर होता है वो डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो सल्फ्रिक एसिड है अगर वो एक ही कॉपर प्लेट पे डाले ही जा रहे हैं तो फिर वो ना उसके साथ लिबरेट करते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये उसका रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे, ये रहा रिएक्शन। आप इसे ज़्यादा पढ़ भी सकते हैं, ये है इसका रिएक्शन। ओके, तो देखते हैं भी, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या होगा अगर हम जो लोहे की जो कीलें होती हैं जिसे हम दीवार में ठोकते हैं उसे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें तो देखते हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज़ मोर देन कॉपर, सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो ये आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उस सॉल्यूशन से, और यहाँ पे दे रखा है उसका रिएक्शन पूरे फॉर्मूले के साथ। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस।
तो जो एक लड़की है जिसका नाम है सलोनी, ओके, तो उसने एक चारकोल का पीस को जलाया और जो गैस है उसे एक, और जो गैस फॉर्म हुई उसको उसने एक टेस्ट ट्यूब में रखा। तो ये एक स्टेटमेंट है। इसका ए पार्ट देखते हैं, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ गैस। तो उस गैस का वो नेचर कैसे पता करेगी। ओके, तो इसका आंसर है, ऐड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कलेक्टेड, नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, शेक इट वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विद लिटमस, with blue litmus and red litmus, do litmus turns red, thus the nature of the gas is acidic। तो हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि सलोनी ने जिस टेस्ट ट्यूब में उस गैस को कलेक्ट किया है उसमें वो थोड़ा पानी डालेगी और उस टेस्ट ट्यूब को कवर कर देगी। ओके, तो उससे फिर उसके बाद वो उसे शेक करेगी, तो फिर ना जो उसके बाद फिर उसका वो लिटमस टेस्ट करेगी, और फिर ब्लू लिटमस जो है वो जब वो उसे डिप करेगी तो वो रेड हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि वो एक एसिडिक है। तो ये था उसका नेचर। और बी पार्ट देखते हैं, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन इस प्रोसेस। तो हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। तो ये रहा, ये है उसकी इक्वेशन। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है तो इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 11 है, वन डे रीता, सॉरी ये क्या हो गया, वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर्स शॉप विद हर मदर गेव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। नेक्स्ट डे when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? जो रीता है वो एक दिन अपनी मम्मी के साथ एक ज्वेलरी शॉप में गई। तो वहाँ पे उसकी मम्मी ने जो वो गोल्ड स्मिथ था उसको उसकी मम्मी ने, रीता की मम्मी ने गोल्ड स्मिथ को एक ज्वेलरी दी और कहा कि इस ज्वेलरी को पॉलिश करो। तो फिर अगले दिन उसने पॉलिश करने के लिए दे दिया और वो वहाँ से चली गई। और अगले दिन जब वो अपनी ज्वेलरी लेने के लिए आई तो फिर ना उसमें जो उसने पहले ज्वेलरी ली थी उसमें वज़न का फ़र्क देखा। तो उसका हमें रीज़न बताना कि कैसे उसका वज़न कम हो गया ज्वेलरी का। आंसर देते हैं, टू पॉलिश अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज़ डिप्ड इन अ एसिड कॉल्ड एक्वा रेगिया। तो जो फर्स्ट लाइन में ये लिखा गया है कि जो जब हम किसी भी ज्वेलरी को पॉलिश करते हैं गोल्ड की तो उसे हम एक एसिड में डिप करते हैं जिसका नाम है एक्वा रेगिया। ओके, तो आगे देखते हैं, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिसॉल्व्स इन द एसिड एंड द इनर शाइनी लेयर इज़ विजिबल। तो जो गोल्ड की बाहर की लेयर होती है उसे हम एसिड में डिसॉल्व करते हैं ताकि जो अंदर की जो शाइनी लेयर है वो हमें दिख सके। तो इसीलिए जो पार्ट वहाँ का मैला है वो वहाँ से वो गिर जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अंदर की शाइनी लेयर दिखती है, तो इसीलिए वेट कम हो जाता है ज्वेलरी का। ओके, सो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप श्योर आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आपने अपने इस चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा होगा तो देख लेना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, बाय बाय।